चलिए आज बार बार नेट डिस्कनेक्ट भी हो जा रहा है, तो जितना पढ़ सकते हैं उतना फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास जो हमारी डिस्कनेक्ट हो गई उसमें हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो मेटाफिजिक्स है और एपिस्टेमोलॉजी है ना। तो यहाँ बात ये की जा रही है कि जो मेटाफिजिक्स है, तत्व मीमांसा जो है, वो एक प्रकार का जो प्रोसेस है इनपुट का, है ना, उसकी तरह एक्ट करता है। और जो ज्ञान मीमांसा है, जो एपिस्टेमोलॉजी है, वो प्रोसेस के रूप में एक्ट करता है। फिर जब किसी मतलब जो ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया है ना, ज्ञान मतलब प्रोसेस के रूप में ज्ञान मीमांसा से, तो क्या होगा कि उससे जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म हो, कॉन्क्रीट फॉर्म हो, जो भी जिस भी फॉर्म में निकल के आएगा एक्चुअली, तो वो क्या कहलाएगा? वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, तो वैल्यू के लिए हमने क्या कहा? कौन सा ब्रांच बताओ? एक्सियोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं कि विज्ञान जो हमारा सब्जेक्ट है, वो उसका इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो हमने इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट किया, यानी ये तीन ब्रांच को समेटते हुए जो प्रोडक्ट के फॉर्म में वैल्यू निकल के आ रहा है, प्रोडक्ट के फॉर्म में जो वैल्यू निकल के आ रहा है, यही इसकी महत्वता है, ये इसका इंपॉर्टेंस है कि जो प्रोडक्ट के रूप में जो डिफरेंट वैल्यूज ये हमारे सामने प्रोड्यूस कर रहा है, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक जनरल वे ऑफ थिंकिंग देखें, तो जो साइंस सब्जेक्ट है उनका जो मूल्यों का अगर आधार की बात करें, ठीक है, मूल्यों के आधार, अब हम सीधे मूल्य पर आ जा रहे हैं। एक्चुअली वो जो मैंने आपको समझाया सिर्फ ये बताने के लिए कि वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, वहां से हम सीधे वैल्यूज पे आ जाते हैं। तो जो वैल्यू को अगर हम क्लासिफाई करें साइंस टीचिंग के लिए, तो हम देखते हैं कि तीन आधार में हम उन वैल्यूज को डिवाइड कर सकते हैं। देखते हैं, चलिए व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं। इन तीन वैल्यूज की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले ऐसे लीजिए, बेसिस में बेस अगर हम बात करते हैं, ठीक है बेटा, बेस को ले लीजिए। तो सबसे पहला मूल्यों का आधार क्या हो जाएगा? वो होगा यूटिलिटी, यूटिलिटी ऑफ सब्जेक्ट इन प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, सबसे पहली विशेषता क्या हो जाएगी? यूटिलिटी ऑफ सब्जेक्ट इन प्रैक्टिकल लाइफ। हाँ, यानी कि विज्ञान के मूल्यों का के अगर आधारभूत तत्वों की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहला तत्व आएगा कि उसका जो यूटिलिटेरियन वैल्यू है। क्यों? क्योंकि उस सब्जेक्ट का की जो यूटिलिटी है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, ये उसका आधार है कि हम इस सब्जेक्ट को जो पढ़ रहे हैं उसकी उपयोगिता क्या है हमारे लाइफ में। ठीक, तो हम क्या जानते हैं कि साइंस जो है हमारे डेली लाइफ में रोल प्ले करता है, ईच एंड एवरी सेकेंड हम साइंस में जीते हैं। ठीक है ना, तो ये इसका यूटिलिटेरियन वैल्यू है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा, यूजफुल इन मेंटल डिसिप्लिन। ठीक है, मतलब बच्चे का जो मानसिक अनुशासन है उसके निर्माण में सहायक होता है। क्यों? क्योंकि ये क्रमबद्ध है, सिस्टमेटिक है ना, साइंस नॉलेज सिस्टमेटिक है, साइंटिफिक मेथड जो है अपने आप में एक प्रोसेस है, जो ऑब्जर्वेशन एंड एवरीथिंग। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मानसिक बच्चों का जो एक अनुशासन है वो विकसित होता है, यह इसकी महत्वता है। यानी कि अगर हम इसके महत्ता के आधार को देखें, तो एक इसका यूटिलिटेरियन वैल्यू हो गया, दूसरा ये हो गया कि ये छात्रों में मेंटल डिसिप्लिन को क्रिएट करता है। तीसरा आधार अगर हम देखते हैं, तो सोशल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस हो गया इसका। यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व की वजह से साइंस जो है
वो इतना इम्पोर्टेंस रखता है। तो ये बस आपको इतना जानना था कि हम साइंस के जो इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं करिकुलम में, वो क्यों इम्पोर्टेंस है साइंस का करिकुलम में। तो सबसे पहली बात, उसका आधार क्या है कि उसका यूटिलिटेरियन वैल्यू है, मतलब हम इस विषय को जो पढ़ते हैं सिर्फ पढ़ते नहीं है, उसका उपयोग अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं। ठीक, और पढ़ने की वजह से हमारा जो एक मानसिक अनुशासन है ना, विज्ञान की ये देन है कि हमारे अंदर एक मानसिक अनुशासन क्रिएट होता है। तीसरा ये है कि सामाजिक, चूंकि प्रैक्टिकल लाइफ में इसका डेली यूटिलिटी है हमारी, इसलिए सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट तो हो ही गया। ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा कि अगर हम इस यूटिलिटी की बात कर रहे हैं तो देखा जाए कि जो विज्ञान है हमारा बहुत सारे लक्ष्यों की प्राप्ति की बात करता है। ठीक है, तो लक्ष्यों की प्राप्ति की अगर हम बात करें तो क्या होगा कि जो बच्चे हैं उनमें क्या क्या चीजें चेंज आ सकती हैं। मतलब साइंस को पढ़ने के बाद, साइंस जिसका कि आधार ये है ना, इसको पढ़ने के बाद बच्चों में हम क्या उम्मीद करते हैं, किस बदलाव की उम्मीद करते हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि साइंस टीचिंग का क्या गोल होगा, एक जनरल गोल की अगर हम बात करें। इसको रब करूं? जी मैम। यस। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं गोल्स। ठीक है, goals of science teaching। गोल्स ऑफ साइंस टीचिंग की हम बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं, जितना याद आ पा रहा है मैं लिख रही हूँ। 3 कैटेगरी डिवाइड कर लेते हैं गोल्स में। सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा, बच्चों में ज्ञान और कुशलताओं की प्राप्ति होगी साइंस को पढ़ने से। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बनाएंगे हम, एक्यूजिशन ऑफ, मैं शॉर्ट में स्पेलिंग कर दे रही हूँ एक्यूजिशन का, आपके पास जगह है तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, या एक जगह लिख देती हूँ, एक मिनट। एक्यूजिशन ऑफ नॉलेज एंड व्हाट, स्किल्स। ठीक है, ज्ञान और कुशलताओं की प्राप्ति होगी। ठीक है, साइंस को पढ़ने से क्या होगा, बच्चों में ज्ञान और कुशलताओं की प्राप्ति होगी। दूसरे में आ जाइए फिर से, ये एक्यूजिशन को मैंने शॉर्ट फॉर्म कर दिया, एक्यूजिशन ऑफ इंटेलेक्चुअल हैबिट्स एंड डिसिप्लिन। क्या हुआ कि बौद्धिक आदतों और अनुशासन की प्राप्ति होगी। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि साइंस टीचिंग का क्या गोल हो सकता है, तो एक्यूजिशन ऑफ desirable attitude and idea। मतलब कि जो हम वांछित, एक्सपेक्टेड जिसको कह रहे हैं, डिजायरेबल जिसको कह रहे हैं, कि वांछित जो दृष्टिकोण है या आदर्श कह लीजिए, उनकी प्राप्ति होगी। जैसा हम चाहते हैं परिवर्तन, वो परिवर्तन इसके आधार पे हम प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक, तो कहने का मतलब कि साइंस के इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें करिकुलम में, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो साइंस टीचिंग का गोल है वो अपने आप में इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसको करिकुलम में लागू करना यूजफुल हो जाता है। ये इसकी महत्ता है कि साइंस को पढ़ने से हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं, जो छात्र हैं, उनमें किस एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल, उनमें ज्ञान और स्किल की प्राप्ति होगी। दूसरा कि उनमें जो इंटेलेक्चुअल हैबिट्स हैं, मतलब जो कॉग्निटिव जिससे जिसका संबंध है ना, उसका विकास होगा और डिसिप्लिन होंगे वो। तीसरी बात कही कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इससे हम जो बच्चे में डिजायरेबल एटीट्यूड चाहते हैं, मतलब हम जो चाहते हैं सिखाना, डिजायरेबल एटीट्यूड और आइडियाज, है ना, जो आदर्श हम उन्हें सिखाना चाहते हैं, हम वो सिखा सकते हैं। तो ये स्कोप है या गोल है किसका, साइंस टीचिंग का। तो साइंस टीचिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये और ये सारी वजहों से। यहाँ तक क्लियर है? जी मैम। ठीक, आगे बढ़े, ड्राइंग क्लियर करें। यस मैम। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि हमारे जो साइंस टीचिंग जिसके अभी हमने जिन गोल की बात की, तो एक्चुअली क्या होता है कि आपने अभी उद्देश्यों वाले चैप्टर में सामान्य उद्देश्य जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने कुछ सामान्य उद्देश्य की बात की थी, ठीक है। वो जितने सामान्य उद्देश्य हमने लिखे थे ना, एस्थेटिक वैल्यू वाला जो लिखा था, वो सारे कहीं ना कहीं साइंस टीचिंग के इन्हीं वैल्यूज से रिलेटेड हैं। अभी जितने मैं नाम लिखूंगी तुम मिलाना वहां पे, वो सारे इन चीजों को प्राप्त करने के लिए वो सारे उद्देश्य वहां बनाए गए। क्लियर, समझ में आ रही है बात? सामान्य उद्देश्य के प्रकार जो बताए थे, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ जो है साइंस के कुछ मूल्य हैं, साइंस टीचिंग के कुछ मूल्य हैं। मूल्य का मतलब कि प्रोडक्ट, मैंने बताया ना अभी कि ज्ञान की प्राप्ति से जो जो इस प्रक्रिया से होकर गुजरेगा और जो प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारे पास आएगा, यानी कि मूल्यों के रूप में जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा, इनको प्राप्त करने के लिए हमने पहले जो चैप्टर पढ़ा था उद्देश्य, उनमें उद्देश्यों के प्रकार थे कि जैसे मान लो कि इंटेलेक्चुअल वैल्यू को प्राप्त करना है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास की बात हमने वहां की थी। क्लियर है? तो देखते हैं कि विज्ञान शिक्षा के कौन कौन से मूल्य होते हैं। ठीक, और ये जितने मूल्य थे इन सब का संबंध वहां उद्देश्यों से था। उस मूल्य को प्राप्त करने के लिए हमने वो एक पर्टिकुलर उद्देश्य बना दिए थे। ऐसा करते हैं, ऐसे करते हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि कर क्या रही हूं मैं, ना। चलिए लिखना स्टार्ट कर लेते हैं, या इससे सबसे पहले आ जाते हैं हम इंटेलेक्चुअल वैल्यू। क्या कहेंगे इसको, इंटेलेक्चुअल वैल्यू को? बौद्धिक मूल्य। यूटिलिटेरियन वैल्यू। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। मोरल वैल्यू। लिखते जा रहे हैं ना? यस मैम। कल्चरल वैल्यू। नेक्स्ट आ जाइए। एस्थेटिक वैल्यू।
वोकेशनल वैल्यू, इन सबको डिटेल में, एक एक वैल्यू की डिटेलिंग होगी बाद में। पहले आप ये डायग्राम बनाइए। साइकोलॉजिकल वैल्यू, इंटरनेशनल वैल्यू, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेते हैं, डिसिप्लिनरी वैल्यू, ठीक है। डिसिप्लिनरी वैल्यू हो गया। वैल्यू रिलेटेड टू, शॉर्ट में कर रही हूँ, हाँ, वैल्यू रिलेटेड टू, एक मिनट जगह बिल्कुल नहीं हो रही यहाँ पे, वैल्यू रिलेटेड टू साइंटिफिक एटीट्यूड, लिख लिया, वैल्यू रिलेटेड टू साइंटिफिक एटीट्यूड, ठीक है। तो साइंस टीचिंग के इतने हमारे पास क्या है, वैल्यूज हैं। आपका डायग्राम एक ट्री के फॉर्म में आ गया होगा। क्या है ये, वैल्यूज ऑफ साइंस टीचिंग, ठीक। कि साइंस को पढ़ने पढ़ाने से बच्चे में कौन कौन से मूल्यों का विकास होगा, तो इंटेलेक्चुअल वैल्यू डेवलप होगा बच्चे में, है ना। यूटिलिटेरियन वैल्यू मतलब कि हम जो पढ़ रहे हैं हम उसका इस्तेमाल भी कर सकें, उस ज्ञान का उपयोग भी कर सकें। दूसरा है कि साइंटिफिक एटीट्यूड से रिलेटेड वैल्यू क्रिएट होगी बच्चे में मोरल वैल्यू आएगा, कल्चरल वैल्यू को समझ पाएंगे, साइकोलॉजिकल वैल्यू जनरेट हो जाएगा बच्चे में, इंटरनेशनल वैल्यू जनरेट होगा, वोकेशनल वैल्यू होगा, डिसिप्लिनरी वैल्यू होगा और एस्थेटिक वैल्यू जनरेट होगा, ठीक। अब एक एक वैल्यू को अलग अलग डिटेल में पढ़ते हैं। ये ड्राइंग क्लियर करूं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ड्राइंग क्लियर कर लेते हैं ये वाला। अब अगर हम बात करते हैं कि इंटेलेक्चुअल वैल्यू जो है हमारा, तो विज्ञान जो है एक ऐसा ज्ञान है जो किसी बच्चे के मस्तिष्क में कॉग्निशन को क्या करता है, क्रियाशील बनाता है, मतलब मस्तिष्क को क्रियाशील बनाता है। क्या बनाता है, एक्टिव बनाता है, ठीक। अब जैसे मतलब जैसे जैसे हम उसको ज्ञान देते जाते हैं वो और सिस्टमेटिक होता चला जाता है ना, और भी सुव्यवस्थित हो जाता है। तो जो उसकी प्रक्रिया होती है, जैसे मान लो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कि ऑब्जर्वेशन सही हो गया है ना, किसी प्रॉब्लम का वो टेंटेटिव सॉल्यूशन ढूंढने लग गया है, यानी कि वो बहुत क्रिएटिव हो रहा है, रेगुलर हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे कॉग्निटिव से रिलेटेड, जितने भी ज्ञान से संबंधित हमारी चीजें थी, उसका विकास किससे हो रहा है, साइंस टीचिंग से हो रहा है। तो अगर हम बात करें कि साइंस एज अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या इंडिविजुअल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो यानी कि इंटेलेक्चुअल वैल्यू की बात करते हैं। इंटेलेक्चुअल वैल्यू की बात करें अगर हम,
ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है बच्चे में, डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पावर। ऑफ ऑब्जर्वेशन पावर। ठीक, दूसरी बात करें, डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग। ऑफ रीजनिंग। तीसरी बात करें, डेवलपमेंट ऑफ पावर ऑफ डिस्कवरी। किस चीज का विकास होता है, जो उसके अंदर अन्वेषणात्मक शक्ति है उसका विकास होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, डेवलपमेंट ऑफ कंसंट्रेशन। किसका विकास हुआ, डेवलपमेंट ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता का विकास हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ हैबिट्स कह लीजिए तो हम हार्ड वर्किंग हैबिट्स लिख दिया मैंने। ठीक है, कठिन परिश्रम करने की आदत का विकास हो जाता है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ LITY करना। ठीक है बेटा, ओरिजिनलिटी। मौलिकता का विकास हो जाता है। और लिखते हैं ट्रेनिंग ऑफ व्हाट, ट्रेनिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड। यानी कि उसमें बच्चे में क्या हो जाता है, कौन से गुण का विकास हो जाता है, वैज्ञानिक। हाँ, वैज्ञानिक विधि को समझने का प्रशिक्षण हो जाता है। यानी अगर हम छात्र के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, किसी इंडिविजुअल के इंटेलेक्चुअल या उसके बौद्धिक विकास की बात करें, जो कि हमारा मूल्य है विज्ञान शिक्षण का, यानी कि विज्ञान शिक्षण को पढ़ने के बाद प्रोडक्ट के फॉर्म में छात्रों में हम उम्मीद करते हैं कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा, है ना, जो उद्देश्य भी हमने पढ़ा। अब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। तो ऐसे समझिए इसको कि बच्चे में क्या होगा, ये देखिए क्या क्या चीजें हो रही हैं बच्चे में, कि डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल पावर, मतलब छात्रों में जो ऑब्जर्व करने की क्षमता है, अवलोकन करने की क्षमता है, वो विकसित हो रही है। उसमें रीजनिंग करने की, रीजनिंग यानी कि हायर लेवल थिंकिंग में चले जा रहे हैं हम, कि रीजन दे सकता है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के फॉर्म में, प्रोडक्ट, साइंस पढ़ने के प्रोडक्ट के फॉर्म में। उसके अंदर पावर ऑफ डिस्कवरी, किसी चीज को ढूंढने की, खोजने की क्षमता का विकास हो रहा है। उसके कंसंट्रेशन में वृद्धि हो रहा है उसके, कि मतलब वो चीजों को फोकस कर पा रहा है, कंसंट्रेट कर पा रहा है। हार्ड वर्किंग हैबिट जनरेट हो रही है उसके अंदर साइंस टीचिंग के पढ़ने के बाद। क्रिएटिव हो रहा है, ओरिजिनलिटी, हमने पढ़ा था ना क्रिएटिविटी में, कि क्रिएटिविटी का मतलब होता है ओरिजिनलिटी, मतलब वो कॉपी पेस्ट पे विश्वास नहीं करेगा। उसका ज्ञान जो है, उसके काम करने का तरीका, उसके सोचने का तरीका, उसके एक्सप्रेशन का तरीका, वो सब ओरिजिनल होगा, मौलिक होगा। क्यों? क्योंकि साइंस पढ़ने के बाद उसमें क्रिएटिविटी डेवलप हो रही है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो साइंटिफिक मेथड की बात करी है, तो साइंस पढ़ने से साइंटिफिक मेथड की ट्रेनिंग ऑलरेडी हो जाती है बच्चे में। तो इतनी सारी इंटेलेक्चुअल जो स्किल है बच्चे का, वो डेवलप होता है किससे, साइंस टीचिंग को पढ़ने से। तो ये साइंस टीचिंग की का इंपॉर्टेंस है कि हम बच्चे में उसका इंटेलेक्चुअल, उस बच्चे का, उस इंडिविजुअल का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्लियर है?
जी मैम। यस मैम। चलिए अब हम नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नहीं टाइम ओवर हो रहा है, तो ऐसा करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा यूटिलिटेरियन वैल्यू, उसका भी डिटेल हम ऐसे ही पढ़ेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसको लिखना तो आपको अपने शब्दों में, ये वाला फ्लो चार्ट जो हम ये डायग्राम बनाते हैं उसको सिर्फ याद रखिए, ठीक। डायग्राम याद रखेंगे तो आप कोई छोटे बच्चे तो है नहीं कि आपको वर्ड बाय वर्ड नोट्स याद करने की जरूरत है, आपको डायग्राम याद है तो आप आराम से लिख सकते हैं। अच्छा, इंटेलेक्चुअल वैल्यू का मतलब यह होता है कि साइंस को पढ़ने के बाद जो कुछ हम सीखते हैं तो बच्चे में जो इंटेलेक्चुअल चेंजेस आएंगे, है ना, वो कौन कौन से चेंजेस आएंगे, फटाफट डायग्राम बना दिया। ऑब्जर्वेशनल पावर बढ़ जाएगा, उसके अंदर रीजनिंग आ जाएगी, पावर ऑफ डिस्कवरी इनहांस हो जाएगी, उसका कंसंट्रेशन इंप्रूव करेगा, हार्ड वर्किंग हैबिट जनरेट हो जाएगी, बच्चे में थॉट प्रोसेस ओरिजिनल हो जाएगा, और साइंस पढ़ने से उसको साइंटिफिक मेथड की ट्रेनिंग भी हो जाएगी, ठीक। इतना हम डायग्राम बनाएंगे तो फिर इसको एक पैराग्राफ में लिख भी देंगे, ज्यादा थोड़ी लिखना है क्योंकि आंसर ऑलरेडी इतना बड़ा है। ये डायग्राम बनाया और नीचे से 4 लाइन में ये बात लिख दी, क्लियर है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम नेक्स्ट डिस्कस ये करेंगे कि किस तरीके से सभी वैल्यूज के बारे में हम डिटेल में डायग्राम में वो बता दूंगी कि, तो आपको वो डायग्राम याद रखना है और उससे एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो कल मिलते हैं दूसरी क्लास में, और किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो, कुछ पूछना हो। रुचि? जी मैम। सब समझ में आ गया बेटा? जी मैम, थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ा नहीं, पॉइंट्स तो आए। पॉइंट्स आ गए ना, ठीक है। अभी आपको नोट्स भी भेज दिया जाएगा और उसको एक बार पढ़ना जरूर, और जो डायग्राम बनाया है उसको एक बार सोचना कि क्या क्या बातें कही गई थी, ठीक है ना। प्रिया, कोई दिक्कत? नो मैम, आ गया समझ में। आ गया। मीरा? सबको कह रही हूँ, एक एक करके नाम नहीं ले रही हूँ, मतलब किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। यस मैम, आ गया मैम। ठीक है, तो चलिए अब कल की क्लास में मिलते हैं फिर। हाँ, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम थैंक यू। वेलकम बेटा, वेलकम।